नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को लेकर लगातार बहस होती रहती है। पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ और खास तौर से बांग्लादेश के साथ। अभी ममता बनर्जी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है और बांग्लादेश में भी नई सरकार तारिक रहमान साहब की आई है। उसके बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक नई पहल शुरू हो गई और उसमें भी एक बड़ी कड़ी बने जब एक पॉलिटिकल अपॉइंटी को वहां पर हाई कमिश्नर के तौर पर भेजा गया दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी जी राजनेता रहे हैं, एक जमाने में तृणमूल कांग्रेस में रहे थे। ममता बनर्जी की तरफ से वो रेल मंत्री भी बने वाजपेयी सरकार में और फिर वो बाद में वहां से छोड़ के आए। ममता जी ने उनको हटाया भी था रेल मंत्री के। गुजराती हैं और बंगाल में रहते रहे, तो उनका जो प्यार है वो बंगाल के साथ है। बंगाल से उन्होंने रिप्रेजेंट किया और अब बंगाल से, पश्चिम बंगाल से वो चले गए हैं बांग्लादेश, ढाका हाई कमिश्नर बन के। तो क्या दिनेश त्रिवेदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेकर, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने और दोनों जगह देशों में दो अलग अलग सरकारें बदल गई। यहाँ पर मोदी सरकार रही और उधर शेख हसीना से यूनुस सरकार, यूनुस सरकार से तारिक रहमान सरकार। तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चर्चा हो रही है और चीन की क्या भूमिका है, अमेरिका की क्या भूमिका है, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को, बांग्लादेश की राजनीति को और पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई जयंत घोषाल साहब जो इस वक्त कोलकाता में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो पश्चिम बंगाल की सरकार बदलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बदलने के बाद अब जो काम हो रहा है और तारिक रहमान साहब की सरकार है, इधर दिल्ली में शेख हसीना जी का भी एक मुद्दा चल रहा है, आप कैसे देख रही है जो नई सुबह बांग्लादेश में हुई और पश्चिम बंगाल में हुई, इसको भारत बांग्लादेश रिश्तों के साथ कैसे देखते हैं? ये बहुत गंभीर एक मुद्दा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आज भाजपा पावर में आ गए हैं और पहली बार, आजादी के बाद पहली बार। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उनके बाद भी बांग्लादेश में एक चर्चा का विषय ये था, क्या घुसपैठिया का जो मुद्दा है और डिपोर्टेशन का जो मुद्दा है, क्या बांग्लादेश में ये खतरा मोदी जी आने के बाद है कि बांग्लादेश का हालत खराब हो जाएगा, सिचुएशन पूरा बदल जाएगा। और ये सवाल उस समय भी उठा था क्योंकि बीजेपी का जो कैंपेन होता है, वो कैंपेन में तो इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिया उस समय 2014 के पहले भी था और भाजपा ने उस समय हर लीडर उस समय ये चर्चा का विषय था। उस समय भी जब ये सवाल किया गया था, उस समय 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद मैंने कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं भारत के और बांग्लादेश एक सॉवरेन अलग कंट्री है, दो मुद्दा अलग से हैंडल करना, यही तो सबसे बड़ी डिप्लोमेसी का ये सबसे बड़ी महत्व है कि जहां इन्फिल्ट्रेशन इशू जो है, ये घुसपैठी का इशू आज का भाजपा का एजेंडा नहीं है। ये आरएसएस के बाद जब जनसंघ बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आजादी के समय भी जो बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो भूमिका था, उस समय भी रिफ्यूजी का इशू, घुसपैठी का इशू था। तो इसीलिए ये भाजपा का जो हम कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली कोर इशू, तो वो कोर इशू तो रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो बांग्लादेश के साथ उनके जो संबंध है, वो संबंध को आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ये नरेंद्र मोदी भी समझते हैं और वही हुआ। शेख हसीना के पूरे जो समय काल है, उस समय इतना अच्छा रिश्ता हुआ, ये भी तो एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि लगा था कि अवामी लीग और कांग्रेस, इंदिरा गांधी, मुजीबुर रहमान और प्रणब मुखर्जी बिकेम द लोकल गार्डियन ऑफ बांग्लादेश। तो वो इतिहास है, वो 2014 के बाद क्या नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के सरकार की संबंध क्या बिगड़ गया? क्या कांग्रेस अवामी लीग जो लीगेसी था वो बदल गया? नहीं बदला, क्योंकि भाजपा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल इशू जो भी हो, नरेंद्र मोदी जी का जो विदेश नीति है, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले बोला था कि नेबर फर्स्ट,
तो सबसे मतलब नजदीक के नेबर बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो बॉर्डर है, जितने नेबरिंग कंट्री है उसमें बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ सबसे ज्यादा है। असम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब चेंज हुआ शेख हसीना के बाद, यूनुस आया, और वो कैसे आया वो हम सब लोग जानते हैं, अभी हम डिटेल्स में रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ा कंस्पिरेसी भी था, और यूनुस का जो उस समय आना, और एक साल से कुछ महीने ज्यादा उसमें जो जमात का जो रोल है, माइनॉरिटी हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उस समय, और इस्कॉन से लेके रामकृष्ण मिशन, बहुत सारा हिंदू वहाँ प्रतिष्ठान है, और चट्टग्राम रीजियन में तो पुराने इतिहास है, जो श्रीहट्ट में भी पुराने इतिहास है, हिंदू जो परंपरा का जो इतिहास वो है। लेकिन यूनुस के बाद जब इलेक्टेड सरकार आया, तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के ये बड़ा डिक्लेरेशन था कि हमारा जो रिश्ता है ये बीजेपी बीएनपी, बीजेपी आवामी लीग ऐसे नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी प्रिज्म में नहीं देखना चाहिए। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता, वहां चुनाव में तारेक जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, और उसके बाद हम लोग क्या देखा, जयशंकर गए, विक्रम मिश्री गए, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार बांग्लादेश के बारे में जिक्र किया। तो अभी जो स्थिति है, देखिए एक चीज भारत को भी मानना पड़ेगा, और हम मानते हैं, भारत के पत्रकार मैं हूं, कि बांग्लादेश छोटा देश हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश का जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इसको हिंदी में क्या आप बोल दीजिए, अनुवाद कर दीजिए, मतलब जो ठीक है, भौगोलिक स्थिति हमारे, हाँ, भौगोलिक स्थिति जैसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पाकिस्तान हमारे नेबर है, और पाकिस्तान के साथ हमारे जो वैरिता है, जो अनफॉर्चुनेटली इतना युद्ध हुआ है, अभी भी तनाव है। तो इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना एक्सिस है, चाइना के साथ भी हमारा बातचीत होता है, बॉर्डर टॉक लेके, जो पाकिस्तान के साथ नहीं होता है। लेकिन ट्रेड भी चाइना के साथ अभी भी हो रहा है, लेकिन संबंध में नेचुरल जो ट्रस्ट, वो ट्रस्ट डेफिसिट चाइना के साथ है, और चाइना पाकिस्तान रशिया एक्सिस है। और इसीलिए देखिए मोदी जी इंटेलिजेंटली ट्रम्प के प्रेशर में भी, वो दबाव में भी, मतलब वो रशिया के साथ रिश्ता को वो खत्म नहीं किया। रशिया के साथ, पुतिन के साथ अलग से रिश्ता रखा है, पुतिन को इनवाइट किए हैं, और ईरान के साथ भी, क्योंकि ईरान पाकिस्तान ट्रेडिशनली दुश्मनी है, तो नेबर्स नेबर है। तो ये स्ट्रेटेजिकली हम लोगों के लिए बांग्लादेश के साथ रिश्ता रखना स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन, हम लोग अमेरिका नेटो के मेंबर नहीं है, और अमेरिका उस समय बाइडेन था, ट्रंप नहीं था, उस समय हिलरी क्लिंटन, बाइडेन, यूनुस, जो हुआ है वो बीते हुए समय है। लेकिन उस समय इंडिया को भी पता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बार बार शेख हसीना को भी चेतावनी दिए थे कि कॉन्स्पिरेसी जो है उसके पीछे और एक कारण है, क्योंकि शेख हसीना रेजिम का भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गया था, भ्रष्टाचार जो होता है ना बहुत वो होता साल, है सरकारों के बीच मतलब में। वो आप रेजिम में रहेंगे तो कंट्रोल करना भी जरूरी होता है, और वो कंट्रोल में नहीं था, और इंडिया का असेसमेंट था कि एनी इवेंचुअलिटी शेख हसीना ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब शेख हसीना के जो एंटी हसीना, एंटी अवामी लीग बांग्लादेश में जो मूड बना था, वो एंटी इंडिया हो गया इवेंचुअली, क्योंकि हम लोग हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं, और एंटी हसीना जो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए जेन जी का मूवमेंट शुरू हो गया। बहुत लोग कहते हैं वो जेन जी का मूवमेंट एक प्लॉट था शेख हसीना को हटाने के लिए, और उसमें फॉरेन पावर भी था, जो भी दैट एज इट में जो भी है, उसके पीछे ये भी तो आपको मानना पड़ेगा कि जेन जी का मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी शेख हसीना के खिलाफ जो था वो भी हकीकत था, वो भी एकदम धरातल में, वो भी एक जमीनी हकीकत था। तो इसीलिए अभी इस समय जो फ्यूचरिस्टिक अगर देखा जाए कि हमको गंगा का एग्रीमेंट, जो बांग्लादेश बार बार कह रहे हैं, 2-3 मुद्दा
बांग्लादेश ट्रैक 2 बोलिए या ट्रैक 1, जो भी है, 3 मुद्दा कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। 3 मुद्दा बांग्लादेश की तरफ है, मोर स्पेसिफिक। 1 है कि बॉर्डर में तनाव है, और देखिए बॉर्डर में जमात का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट बंगाल आसाम बॉर्डर में एरिया में बांग्लादेश में, आपको याद है जब चुनाव ज्यादा का रिजल्ट आया था, ये भी एक चर्चा का विषय था कि वेस्ट बंगाल बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है और जो बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां बांग्लादेश के चुनाव में वहां जमात का बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट हुआ था। तो जी जमात का जो इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस एक इंडिया के लिए नेगेटिव इंपैक्ट ना हो जाए, और वहां बॉर्डर में इसीलिए बीएसएफ का साथ जो चल रहा है, इन बांग्लादेश कह रहे हैं कि ये जो आप पुश बैक कर रहे हैं, बांग्लादेशी को भेज रहे हैं, ये चर्चा का विषय है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, ये हम लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है, गंगा का जो एग्रीमेंट है वो पुराना, वो अभी 30 साल का था, वो अभी खत्म हो रहा है दिसंबर में। इंडिया अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किए हैं, ऑल दो टेक्निकल लेवल में अभी रिसेंटली एक फरक का विजिट और मीटिंग भी हो गया है बंगाल में, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन इंडिया ने नहीं दिखाया। किया। थर्ड इशू है हसीना। क्योंकि हसीना का जो इशू है, अभी तो हसीना रॉयटर में इंटरव्यू देके बोल दिए हैं कि हम दिसंबर में जाएंगे, और नई बात जो बोले हैं कि हम बांग्लादेश में कोर्ट में जाके सरेंडर कर देंगे। तो अगर इंडिया हसीना को छोड़ दिया और हसीना के साथ साथ जितने अवामी लीग के लोग इंडिया में अभी छोड़ है, दिए। सब लोग अगर चले जाए, तो क्या तारिक जो चाहते हैं कि हम हसीना को यहाँ लेके मतलब जेल भेज दो। ऑफिशियली जो कहते हैं कि आप भेज दीजिए, सचमुच वो खुश होंगे? क्या सचमुच वो चाहते हैं कि शेख हसीना आ जाए? तो ये जो 3 इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया का सबसे जो दिनेश त्रिवेदी बार बार कोशिश कर रहे हैं बोलने का कि देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी ने हमें भेजा है, तो प्राइम मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटेटिव, हाई कमिश्नर, कैबिनेट रैंक दिया गया है और पॉलिटिकल पर्सन है। क्यों बांग्लादेश में जाके झगड़ा करने के लिए तो कभी हाई कमिश्नर को भेजा नहीं जाता है। पाकिस्तान में भी अजय बिसारिया जब लास्ट हाई कमिश्नर, उनका रोल तो युद्ध करना नहीं है, युद्ध करने का रोल तो आर्मी का होता है। डिप्लोमेटिक रोल जो है वो तो पीस, दोस्ती का लिए होता है। तो दिनेश त्रिवेदी को नहीं भेज सकते थे अगर हमारा झगड़ा करने का मूड था। तो हम कोई हाई विदाउट हाई कमिश्नर लाइक पाकिस्तान, ये अप्रोच तो बांग्लादेश में नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया। रैदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था मेडिकल वीसा आम जनता के लिए, वो मेडिकल वीसा, टूरिस्ट वीसा, ये जो सब ओपन अप हो रहा है, तो बांग्लादेश को दिनेश त्रिवेदी बार बार वहां जाके कह रहे हैं कि अगर आपका बॉर्डर इशू में भी प्रॉब्लम है या गंगा लेके भी आप कुछ डिमांड है, तो आप चर्चा करेंगे तभी ना सॉल्व होगा। तो आप तो सर एक चर्चा ही बात मैं नहीं कर समझना रहे हैं। चाहता हूँ, एक बात समझना चाहता हूँ दिनेश त्रिवेदी जी की भूमिका पर और उनका रोल क्या रहेगा। वो आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई विदेश नीति में हम सरकार की तरह से बिहेव करेंगे, पॉलिटिकल बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल एक इम्प्रेशन आप भी जानते हैं, आपने इतना विदेश नीति को देखा है, जो आप प्रधानमंत्री जी के लिए दूसरे देशों के वक्त में कहते हैं कि एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत काम में आता है या इम्प्रेशन भी काम में आता है। तो बांग्लादेश में भारतीय जनता पार्टी एक पॉजिटिव इमेज वाली पार्टी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, शुभेंदु के आने से और ज्यादा उनको हो गया, और जब शुभेंदु बार बार आपको कहेंगे कि भाई हम पुश बैक कर रहे हैं, तो उसका असर। तीसरा, घुसपैठियों को लेकर जो बीजेपी की पॉलिसी है वो बात। और चौथी बात, शेख हसीना को आपने यहाँ एंट्री दी। ये सब बातें बांग्लादेश के लिए एंटी एक है या नाराजगी करने वाली है। तो फिर कैसे हम माने कि भाई वो आप पर भरोसा करेंगे? देखिए, डिप्लोमेसी में बार बार मैं यही कहने का कोशिश करता हूं कि डिप्लोमेसी में बहुत लेयर्स होता है। मतलब आप जैसे एकदम तू मैं पॉलिटिक्स जो हम लोग वो नहीं इलेक्टोरल होगा। पॉलिटिक्स देश में देखते हैं, मतलब आप एक तरफ, मतलब इसको डिप्लोमेसी में एक वर्ड है, नो वॉर नो पीस सिचुएशन भी होता है। एक होता है वॉर सिचुएशन, एक होता है पीस सिचुएशन। पीस, एक नो डिप्लोमेसी वॉर में नो, एक नो वॉर नो पीस सिचुएशन होता है। मतलब वो आपको हमेशा ही कुछ चीज होता है। मानना, हाँ, कुछ चीज आपको मानना पड़ेगा। कि जैसे देखिए, हसीना भाग के नहीं आए, हसीना को बांग्लादेश आर्मी
एकदम आर्मी के मतलब वो जो हवाई जहाज है उसमें चढ़ा दिया और बोला कि जाओ। तो कहाँ जाएंगे उस समय? एंड शी ऑप्टेड फॉर इंडिया, क्योंकि वो यूरोप के बाकी देश आज भी हसीना को लेने के लिए तैयार नहीं था। एक लंदन भी था, जहां लंदन में उसके बहन रहती है और लंदन में उसके अपना मतलब रेसिडेंशियल सपोर्ट था। लेकिन यूके ने भी उस समय नहीं किया, क्योंकि यूएस यूके भी एक्सिस है, यूएस हाँ, तो का मसला लोग अब मसला शेख तो हसीना के ऑप्ट करने का नहीं है ना, मसला इंडिया ने ऑप्ट किया ना। तो इंडिया ने जो हसीना के साथ इतने 71 के साथ जो लेगेसी ऑफ द हिस्ट्री, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और शेख हसीना इसके पहले भी एक बार, जिस समय मुजिबर का डेथ हुआ था, किलिंग तब हुआ भी था, उस समय इंसिडेंटली वो बहन के साथ रह गए थे और बच गए थे। फिर उन्होंने वो जर्मनी, उस समय अलग अलग था, वो वेस्ट जर्मनी में चले गए थे, फिर वहां से आए। तो ये हसीना अभी चाहते हैं, वो कठिन है, रैदर इतना आसान भी नहीं है। दिसंबर में हम जाके लाइक लास्ट टाइम फिर से अवामी लीग को रिवाइव करेंगे। और ये एक सस्पिशन, ये एक डर अभी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में बीएनपी जीता है, लेकिन जमात का रोल है, और तारेक साहब जमात को थोड़ा डरते भी हैं। मतलब जमात का जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहां भी बहुत गॉसिप है कि एनी टाइम जमात कैन टेक ओवर। तारेक साहब ओके। तो बांग्लादेश में बचपन से राजनीति करके धीरे धीरे इवॉल्व नहीं हुए, विदेश में थे। वो तो विदेश में थे। और देखिए, और बीएनपी और जमात में डिफरेंस है। अभी इंडिया ने याद कराया कि खालेदा जियाज हस्बैंड मतलब जनरल जिया, ही वॉज विद द मुक्ति युद्ध, मतलब वो जो फ्रीडम हुआ था उस समय, तो मुजिबर के साथ उनके तारेक के जी पिताजी भी थे। और जी। बांग्लादेश के रेडियो में पहला अनाउंसमेंट ऑफ द बांग्लादेश सॉवरेन कंट्री वो अनाउंस किया था तारेक साहब का पिताजी। तो ये जो इशू है, अभी तारेक साहब क्या कर रहे हैं, वो जो चाइना, देखिए दिनेश त्रिवेदी जब गए, जस्ट बिफोर दैट ही विजिटेड चाइना। वो चाइना अगर नहीं जाते तो इंडिया के साथ दोस्ती और आसान होता, लेकिन वो चाइना सिर्फ गए नहीं। चाइना, हाँ ये सही बात है कि वो डायरेक्ट चाइना ना जाके वो मलेशिया होके गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए स्टॉप ओवर, एक डिप्लोमेसी होता है। लेकिन चाइना में जाके वो आप डिफेंस एग्रीमेंट से लेके तीस्ता का इंफ्रास्ट्रक्चरल एग्रीमेंट, तीस्ता का एग्रीमेंट पहले हो गया था, लेकिन वो एमओयू को एक्सटेंशन देने का जो मुद्दा है, और वो एक्चुअलाइजेशन अभी शुरू नहीं हुआ। चाइना ने अभी फाइनेंशियल डिसबर्समेंट नहीं किया है, और उस चाइना के साथ भी वो चल रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया के साथ भी गंगा का एग्रीमेंट चल रहा है। लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा कि दिनेश त्रिवेदी जब रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर था, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, और दिनेश त्रिवेदी वो तीस्ता एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए मोदी जी का जो मतलब आज के जो कोशिश था, जो ममता बनर्जी के लिए नहीं हो पाया, वो उस समय दिनेश त्रिवेदी रेलवे मिनिस्टर और यूपीए रेजिम, दिनेश वाज इन फेवर ऑफ द तीस्ता एग्रीमेंट। और लास्ट रात में ममता बनर्जी को पता चल गया था कि कैबिनेट में ये आ रहा है, एंड शी शॉट द तीस्ता एग्रीमेंट का ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो कैबिनेट मिनिस्टर के नाते चीफ मिनिस्टर में को भी दिखाना या देना ये परंपरा जरूर। नहीं था। प्रणब मुखर्जी ने माना किया था, और ममता बनर्जी नाराज हो गए थे, एंड इवेंचुअली दिनेश त्रिवेदी को रिजाइन भी करना पड़ा था रेलवे बजट के बाद। तो एक बांग्लादेश को भी सोचना पड़ेगा कि तीस्ता का जो ओरिजिन है वो सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाता है। चाइना के साथ जियोग्राफिकली तीस्ता का कोई संबंध नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दे सकते हैं, उसमें मैनेजमेंट बोलते हैं। जो मैं एमओयू देख रहा था तीस्ता के साथ, बेसिकली वो है तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो रिवर मैनेजमेंट और वाटर शेयरिंग दो इशू अलग है। अलग अलग तो इशू। अभी वाटर शेयरिंग का संभावना ज्यादा है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं है। अभी तो बीजेपी का डबल इंजन है। तो अगर मोदी जी और शुभेंदु अधिकारी चाहे, अपार्ट फ्रॉम द डिपोर्टेशन एंड द इन्फिल्ट्रेशन इशू, ये अलग इशू है,
और बॉर्डर में दिनेश त्रिवेदी बार बार बांग्लादेश सरकार को भी अभी इस समय बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया को भी दिनेश त्रिवेदी अपने अथॉरिटी को भी यही रिपोर्ट दे रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर में अगर घुसपैठिया का इशू, कितने लोगों को किलिंग, कितने लोगों इन्वॉल्व है, अगर ये नाराजगी बांग्लादेश की जो आम जनता है उसमें एंटी इंडिया फीलिंग बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब एक फायरिंग के लिए, बॉर्डर के एक इशू के लिए पूरी बांग्लादेश के आम जनता का जो मन है वो उसको एंटी इंडिया नहीं होना नहीं चाहिए। होना। तो इसीलिए दिनेश उसी के लिए अभी काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत, तारिक साहब का तो इंडिया सफर अगस्त में था। अभी इस समय वो बांग्लादेश के पेपर कह रहे हैं कि शेख हसीना को अगर दिसंबर में आएंगे, भेजेंगे, तो ये तो तारिक साहब का जाना उसके बाद नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। लेकिन मुझे लगता है ओनली डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन। तो इसीलिए बांग्लादेश और इंडिया में अभी अभी दिनेश त्रिवेदी के साथ प्रधानमंत्री का बांग्लादेश प्रधानमंत्री टाइम नहीं दिया अभी तक। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर वो अमेरिका गए हैं, क्योंकि चाइना के साथ ज्यादा दोस्ती के कारण ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद बांग्लादेश। जापान इज नॉट हैप्पी विद बांग्लादेश। तो चाइना टिल्ट नॉट ओनली फॉर इंडिया, चाइना टिल्ट इज बैड फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। और चाइना के साथ श्रीलंका का क्या हुआ था, डेप ट्रैप में फंस गए थे, वो भी तारिक साहब जानते हैं, ऐसे नहीं है नहीं जानते हैं। तो इसीलिए सोच समझ के ही दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है जितना जल्दी तारिक साहब के साथ दिनेश त्रिवेदी का मीटिंग होगा, जितना जल्दी फॉरेन मिनिस्टर के साथ दिनेश जी का मीटिंग होगा, तो तारिक साहब का इंडिया विजिट जितना जल्दी एक्सीलरेटेड होगा, तो वो हमारे दोनों देशों के मतलब संपर्क सुधारने के लिए बहुत आसान होगा, बहुत जरूरी होगा। क्योंकि सिटीजन सिटीजन रिलेशनशिप है ना। क्योंकि आपका सिर्फ मेडिकल नहीं, जैसे कलकत्ता में इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, ऑलवेज जी, उसका मेन होस्ट होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का बांग्लादेश बहुत बड़ा पैवेलियन बनता है। तो लिटरेचर, कल्चर, क्योंकि बांग्लादेश के जो आइडेंटिटी है उसमें दो आइडेंटिटी है। बांग्ला कल्चर। समटाइम्स इट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, एक एथनिक आइडेंटिटी जो बंगाली बांग्ला, और एक रिलीजियस आइडेंटिटी जो इस्लामिक है। तो अभी अर्लियर इट वाज मोर बंगाली आइडेंटिटी देन द रिलीजियसिटी। अभी जमात का जो है वो, उनके जो इन्फ्लुएंस है उसमें इस्लामिक आइडेंटिटी सफर कर रहे हैं। इसके लिए इस्लामिक आइडेंटिटी को आगे बढ़ा के बंगाली आइडेंटिटी को अगर आप सप्रेस करेंगे तो उसमें समस्या ज्यादा बढ़ेगा। ये ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है दोनों आइडेंटिटी देशों का। के लिए। जी, लेकिन सर ये जो तीसरा वाला प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे समझना है कि दिनेश त्रिवेदी जी के चैलेंजेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको मैंने समझा कि वो पहले इंडिया के पास था, उसको चाइना ने ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को, तीसरा का। और पैसा भी करीब करीब बराबर ही था, वो भी 6,000 करोड़ रुपए दे रहा था भारत, और चाइना ने, अब वो तो 10 साल पुरानी बात है। लेकिन आप ये कहें कि वाटर शेयरिंग अलग है और मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जिसके साथ आपकी वाटर शेयरिंग हो, अगर वही मैनेजमेंट देख रहा होगा तो ज्यादा बेहतर काम होगा ना। और ये हाँ, बांग्लादेश का क्या होगा नहीं मुझे पता, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, लेकिन भारत के साथ चाइना की बांग्लादेश में हिस्सेदारी या एंट्री जो है वो भारत को तो परेशान करती है ना। बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि तीस्ता को लेके भी डिस्कशन विद बांग्लादेश इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, इसमें बांग्लादेश का भी एक आर्गुमेंट, इसको भी हमको महत्व देना चाहिए। बांग्लादेश कह रहे थे बार बार, शेख हसीना के समय से, शेख हसीना भी बोल रहे थे, ये भूलना नहीं चाहिए कि शेख हसीना भी चाइना गए थे, और उस जी, समय भी तीस्ता को लेके चर्चा हुआ था। और उस समय इंडिया नाराज होगा या नहीं शेख हसीना के, लेकिन शेख हसीना ने जो किया था वो इंडिया को इन्फॉर्म करके चाइना गए थे। मतलब बार बार बोल रहे थे कि मुजीबुर रहमान का जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी कंट्री का बी टीम नहीं बनना है, हर कंट्री के साथ सेम रिश्ता रखना हमारा फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ था, मतलब वो तीस्ता फेडरल इशू के कारण नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ नहीं कर पाया था जो इच्छुक थे, और वो शेयरिंग नहीं हो पाया। और वो शेयरिंग ना होने के कारण शेख हसीना भी बार बार बोल रहे थे, अगर आप हमें तीस्ता में एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो तीस्ता हैज बिकम ए नेशनल इशू,
और इसीलिए हमको चाइना का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये शेख हसीना भी उस समय मतलब ये लाइन ले रहे थे, कह रही थी। अभी क्या हुआ, तारेक के लिए और ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि तारेक बीएनपी का जो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड चाइना इसे हिस्टोरिकल, और बीएनपी कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ करेंगे क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। तो इस समय इंडिया को भी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जरूरी है कि बांग्लादेश को चाइना के गोद से हाँ, वही बांग्लादेश कर को लाना, दैट निकालना इज है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यस, चाइना आप जो बोल रहे हैं ना कि चाइना चाइना के जो नेबरिंग कंट्रीज है, एक समय चाइना का ज्यादा चाइना ध्यान देते थे अपने डोमेस्टिक मार्केट, दूसरे कंट्री में बिजनेस प्रमोशन करने के लिए चाइना डंपिंग करता था, ये सब पुराने बातें हैं। लेकिन चाइना का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिक्स, चाइनीज इंपीरियलिज्म, ये उस समय नहीं था, हमारे कॉलेज लाइफ में मैंने नहीं देखा था। लेकिन अभी चाइनीज एक्सपेंशनिज्म म्यांमार से लेके मालदीव से लेके इवन भूटान, अब देखिए हर नेबरिंग कंट्री में, नेपाल, वो चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। किसी जगह बॉर्डर में रोडवेज कर रहे हैं, चाइना का जो प्रोग्राम था ना, वो जो ब्रिज वो एंड तो उनकी वो, तो पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म। हाँ, तो ये बांग्लादेश में अगर वो रोहिंग्या को लेके भी चाइना कह रहे हैं कि इफ इंडिया डजंट कोऑपरेट वी विल कोऑपरेट। हाँ, तो म्यांमार के साथ बातचीत बांग्लादेश के, थर्ड पार्टी, ऑल दो चाइना 2 दिन पहले भी जब तारेक गए थे उस समय भी चाइना बोले थे कि तीस्ता में जो भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी रोल हम उसमें नहीं नहीं जाएंगे। तो एक्सेप्ट। चाइना भी एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो इस समय टैक्टफुली बांग्लादेश को कन्विंस करना, क्योंकि आप जानते हैं अभी इस समय गारमेंट इंडस्ट्री, कितना गारमेंट फैक्ट्री बंद हो गया है। क्योंकि बांग्लादेश। बांग्लादेश में हम तो पहले अमेरिका में एनी मॉल में जाते थे और जितने कपड़ा वपड़ा देखते थे सब मेड इन बांग्लादेश लिखा रहता था, सस्ता होता था, लेबर है और अच्छा क्वालिटी ऑफ गारमेंट है, अपने हिसाब से आप दाम बढ़ा सकते हैं। वो सब बंद हो गया है। अभी मेड इन म्यांमार मिलेगा, मेड इन बांग्लादेश नहीं मिल रहा है। तो ये बांग्लादेश का जो कॉटन और ये जो गारमेंट इंडस्ट्री, जो यूनुस को जो पॉलिसी फॉर मतलब ट्रेड पॉलिसी, और ये 1 साल में सब बंद हुआ है। तो अभी तारेक तो इकोनॉमिक रिवाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट जिहादी पॉलिटिक्स। तो क्योंकि अभी प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, लोगों को तो इकोनॉमिक अनरेस्ट हो रहा है। तो अनरेस्ट हो इस रहा समय चाइना से ज्यादा इंडिया कैन सपोर्ट फॉर देयर इकोनॉमिक रिवाइवलिज्म, ये तारेक शुड अंडरस्टैंड। लेकिन तारेक क्यों डर रहे हैं, सवाल यही है। मतलब तारेक का डर क्या है, लेकिन मतलब इससे पहले इंडिया से सवाल कि दोस्ती क्या करना। भारत कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिससे बांग्लादेश में इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके? कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप भारत ने लिया? भारत ने ऑलवेज मतलब कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक जो सपोर्ट, इकोनॉमिक पैकेज अगर आप देखेंगे, बहुत करोड़ों का मतलब वो पैकेज दिया गया है। अभी जो रिलेशनशिप है, मतलब जब इतना ह्यूमैनिटेरियन इशू में, अभी भी नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय देखिए ना, वैक्सीन को लेके प्रॉब्लम हो गया था इंडिया में, वैक्सीन का उस समय जो सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ था, इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि चाइना ने तुरंत वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया था बांग्लादेश में, जिसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, वो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने माना था और इंडियन वैक्सीन लिया था। तो इंडिया ऑलवेज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनेंशियल पैकेज तो बहुत अभी भी जारी है, बंद नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पावर पावर जो अभी बांग्लादेश में जो पावर सप्लाई है, वो एक बार वो बांग्लादेश पावर ले रहे थे, उसका डेट इतना हुआ था, कोई पेमेंट ही नहीं कर रहे थे। तो सवाल आया था, ये जब तारिक का, यूनुस साहब का जो सरकार बने, तो इमीडिएटली इंडिया डिसीजन ले सकते थे कि पावर सप्लाई, चर्चा भी बंद हुआ करो। था, वी विल कट द पावर सप्लाई। और एक दिन में अगर पावर सप्लाई कट कर देता है इंडिया, तो पूरा बांग्लादेश अंधेरा में चला जाएगा, इट विल बी डार्क बांग्लादेश। लेकिन इंडिया ने किया नहीं और चर्चा किया। हाँ, सही बात है कि तारिक साहब ने भी पोस्ट यूनुस अभी जो पेमेंट है पावर वो का, किया। वो फेज मैनर में है वो, लेकिन धीरे धीरे पेमेंट का कम से कम ये पॉजिटिव इंडिकेशन। देखिए पोटैटो, ऑनियन जो अभी एक्सपोर्ट होता है, बंद नहीं किया,
इंडिया ने अभी भी बॉर्डर में हम जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है वो हम गए थे, और उसमें अभी भी चल रहा है, ऐसे नहीं है कि वो बंद हो गया है। तो ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप वो चल रहा है, लेकिन उसमें इम्पेटस नहीं है। उसमें इम्पेटस नहीं है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी हिंदू का इशू था, जमात का इशू था। अभी जमात ने भी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बातें बोल रहा हूँ, रिसेंट पास्ट में आफ्टर तारिक रेजिम, जमात का आइडियोलॉजी जो भी है वो तो जमात का आइडियोलॉजी है। सो इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग दैट जमात पॉलिटिक्स, बट जी जमात के तरफ से अभी एंटी इंडियन स्टेटमेंट देना ना। या कोई वो बंद हो गया है, अभी वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी तो जमात की तरफ ये से कोई ऐसा नहीं आया कि जिस पर बात की जा सके एंटी इंडिया होगी। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए अभी शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो शुरू शुरू में जो स्टेटमेंट, और उसके बाद भी जमात ने इमीडिएट रिएक्ट नहीं किए। तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द डायलॉग। और डायलॉग का मतलब नहीं है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ सम आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी, लेकिन आपका बांग्लादेश के जितने स्टेक होल्डर्स है सबके साथ ही बात करना चाहिए। फर्स्ट, दिनेश त्रिवेदी शुड स्टार्ट द डायलॉग इन द वो हाई तो गवर्नमेंट कमिश्नर से पहले लेवल। शुरू करना पड़ेगा ना। या एकदम एकदम लेकिन एक गवर्नमेंट के साथ। एक एक चीज समझाइए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या मैं समझूं? पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी तो अलग है, वो है इन्फिल्ट्रेशन का बॉर्डर इशू। आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और बांग्लादेश के लिए वो सबसे बड़ा इशू है, इन्फिल्ट्रेशन। तो क्या मैं ये समझूं, आपका इशारा है कि भारत सरकार अभी भले यहाँ पर आके जो भाषण दें भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्फिल्ट्रेशन के इशू पर थोड़ा स्लो डाउन करेगी, और वो इस इशू को आगे नहीं बढ़ाना चाहती? जो कर रहे होंगे, पुशबैक कर रहे होंगे, नहीं करेंगे, विदेश मंत्रालय या भारत सरकार इस पर काम नहीं करेगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए दोनों देशों में, मैं बांग्लादेश में बहुत बार जा चुका हूं, मैंने भी देखा है, जाता रहता हूं। इन्फिल्ट्रेशन के इशू भी बांग्लादेश के पॉलिटिशियन के लिए जितना रेटोरिक्स का मुद्दा है, उतना डे टू डे लाइफ में वो नहीं है। घुसपैठिया के इशू बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश का आम जनता का भी इशू नहीं है। अगर कोई नहीं, बीएसएफ लेकिन का कोई पश्चिम बंगाल का तो इशू है ना, आपने चुनाव जीता पश्चिम है बंगाल में उसका इशू तो। है, तो हाँ, क्या इशू क्या है, मैं देखिए अभी ये जितना आप एक्सप्लेन करेंगे डायलॉगिक प्रोसेस में, सवाल है कि विदाउट सिटीजनशिप, विदाउट वीसा, अगर आप नागरिक नहीं हैं तो क्या आप रह सकते हैं? हम अमेरिका में जाके विदाउट वीसा अमेरिका में भी तो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, इट्स नॉट ओनली फॉर द मेक्सिकन, इट इज नॉट ओनली फॉर द अमेरिका में जो ईस्ट यूरोपियन रिफ्यूजी, इट्स एनी सिटीजन कैन नॉट लिव इन एनी अदर कंट्री। अभी तो नेपाल जाने के समय भी आपको इलेक्शन कमीशन या पासपोर्ट सर दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकल और तो पॉलिटिकल इशू में फर्क है ना। हाँ, तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली जो जब करना अमेरिका चाहिए, ने आपके लोगों को, बिना वीजा वाले लोगों को यहाँ भेज दिया, तो भेज आप दिया। में से आप तो तो बोले नहीं कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आप नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है, हाँ, वो लेकिन यदि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बांग्लादेश में। से भेजा जाएगा तो क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ऐसे ही चलेगी? नहीं, उसमें मुझे लगता है जैसे ह्यूमैनिटेरियन जो इशू है, एक बार इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने बोले हैं कि जब तक बांग्लादेश का जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा, जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, तब तक आप जितना भी कोशिश करो वो आते रहेंगे, क्योंकि वो तो दैट इज ठीक द है। ऑस्मोसिस। अगर आप जानते हैं आज भी जो पुशबैक करके आप भेज देते हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो जो जीरो लाइन आप बोलते हैं ना, आप जीरो लाइन में जाएंगे तो देखेंगे कि एक सोनाई करके एक रिवर है, रिवर का इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ, तो बच्चे खेलने चले जाते हैं, शाम के टाइम में वापस आते हैं। तो एक फैमिली को असम में हुआ है, अभी अभी हुआ है, भेज दिया था, तो उनके परिवार के आधा हिस्सा रह गए थे और वो चले गए थे बांग्लादेश में, और उसको डिपोर्ट हो गया है, पुशबैक हो गया है, खत्म, पब्लिसिटी हो गया है। कुछ दिन बाद वो वापस आ गए,
और फिर वेस्ट बंगाल में उसको लाइवलीहुड चला रहे हैं, क्योंकि वो नहीं तो उसको मर जाएगा, वो उस बचने के लिए राइट टू लिव, तो वो ह्यूमन राइट का इशू भी उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी बांग्लादेश तो प्रेसिडेंट भी बन गया है यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट का, और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ दैट थिंग। तो मुझे लगता है कि इसका इतना इश्यूज है ना, ह्यूमन राइट, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, बांग्लादेश का सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन और इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी सेम नहीं है। हमारे अलग अलग। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बांग्लादेश में नहीं है। तो एक गरीब देश माना जाता है, और वो एक जीडीपी का ग्रोथ हो रहा था, अच्छा हो रहा था, तो एक साथ चलता है। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आप मदद कर रहे हैं, दूसरे तरफ इन्फिल्ट्रेशन के इशू में जागरूकता पैदा करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। आपको कंसिस्टेंट कैंपेन करना पड़ेगा और धीरे धीरे करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है जो आप बोल रहे हैं ना कि स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा, कि मतलब ऐसे नहीं है कि आप वो जैसे एक बार खुराना जी ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर थे किया था ना, कि वो उठा बाल के सब वो करके बांग्लादेशी को करके, और उसमें बहुत बंगाली भी फंस गए थे, मतलब जो वेस्ट जी बंगाली। जी। तो शिवसेना ने भी किया था एक बार, बाल ठाकरे ने हावड़ा स्टेशन में भेज दिया। तो वो ड्रामा से ज्यादा थॉटफुली करना जरूरी है, ये मेरा कहना है। इट्स नॉट दैट इजी, बट दैट इज द ओनली वे। लेकिन सर, आखिरी सवाल, बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कॉम्प्लिकेटेड। मैं फिर से वहीं पर आता हूँ कि बीजेपी के लिए एक मोरल प्रेशर भी है कि उस जिस वोटर को उसने इस बात पे कन्विंस किया कि हम इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर भेज देंगे। अभी हो सकता है 4 महीने का टाइम आप और दे दें कि भाई शुभेंदु सरकार या अमित शाह जो है नहीं करेंगे, लेकिन वो इशू ऐसे छूटने वाला है, मुझे नहीं लगता। नहीं आपको नहीं, लगता वो है? छूटेगा भी नहीं, छूटेगा भी नहीं। क्योंकि हम्म, मैं शुरू ही किया था ना कि भाजपा का कोर इशू, आइडियोलॉजिकल कोर इशू, ये हम्म। ऐसे नहीं है कि ये शुभेंदु अधिकारी का इशू, हाँ, नहीं, वो ऐसे नहीं बिल्कुल है ठीक कि ये अमित शाह जी का अपना इशू है। पर्सनल इशू। इसे इसे पार्टी आइडियोलॉजिकल इशू, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ के समय से ये हो रहा है। तो ऐसे, लेकिन आपको देखिए, राजनीति एक संतुलन की राजनीति होता है ऑलवेज। मतलब अगर आप तृणमूल में भी गुड तृणमूल बैड तृणमूल करके आप संतुलन कर सकते हैं, नहीं तो बीजेपी को तो तृणमूल को किसी को लेना ही नहीं चाहिए था। तो उसमें आपको हर जगह में वो कहते हैं ना कि वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप्स बैकवर्ड, दैट इज मेंट फॉर गेरिला वॉरफेयर। बट एक्चुअली जो मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो करना चलते पड़ता रहते। है, चलता रहता है। और एक समय वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में चला जाएगा तो युद्ध होगा। हाँ, मुझे मुझे तो ये वीपी सिंह के साथ बीजेपी कोशिश किया था ना, कि मंडल कमंडल, मतलब हाँ, वो आपका जब अल्टीमेटली नो वो रिटर्न नहीं पर हो पहुंच पाया, जाएंगे, सपोर्ट विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन वो फॉरेन कंट्री के साथ रिश्ता में और ज्यादा वो ऐसे नहीं पेशेंस चलता। लेगा। ऐसे नहीं होता है कि आप सपोर्ट विड्रॉ कर दिया देश में सरकार के साथ, तो क्या हम बांग्लादेश के साथ कल अनाउंस कर दें कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता खत्म? यूनुस साहब जो बोले थे वो मतलब ये इमेच्योर पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा था, चाइना में जाके बोले थे कि हम भारत को अटैक करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में अटैक करेंगे, चिकन स्नेक जो शिलीगुड़ी में है वो दखल ले लेंगे, चाइना का मदद से पाकिस्तान के साथ मिलके हम इंडिया को अटैक कर देंगे। ये जो है, ये बीएनपी प्राइम मिनिस्टर तारिक ये वो नहीं नहीं कर करेंगे। रहे हैं। इवन चाइना में जाके भी जो यूनुस साहब ने चाइना में जाके जैसे बिहेव किए थे, ऐसे बिहेव नहीं किए हैं। और बीएनपी के प्राइम मिनिस्टर चाइना में जाके भी इंडिया के साथ उनके जो दोस्ती करने का जो इरादा, और दैट आल्सो ही एक्सप्लेन इनसाइड चाइना। दैट इज द ओनली डिफरेंस एंड दैट इज द ओनली रे ऑफ होप। मैं बीएनपी के आइडियोलॉजी, बीजेपी के आइडियोलॉजी, दो डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी अलग तरीके से लेकिन चलते है ना। एकदम एकदम इसी तरीके से चलना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज आपको युद्ध करना पड़ेगा। बट फिर से मैं समझ लूं, आखिरी सवाल में फिर से एक बार आखिरी सवाल पे, कि आपको लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते कुछ बेहतर हो सकते हैं, या बहुत टेंट्रम, मतलब वो रहेगा, अभी गर्मी बनी रहेगी? नहीं, मुझे लगता है बेटर हो सकता है।
मुझे लगता है बेटर हो सकता है, क्योंकि मेरा बांग्लादेश के फॉरेन पॉलिसी सिर्फ नहीं, पूरी देश की जो फॉरेन पॉलिसी, मुझे लगता है मोदी गारंटी तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी गारंटी बोलने से लगेगा कि हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार जिसके पास एक कंप्लीट मेजॉरिटी है। अब देखिए ना, इंदर कुमार गुजराल बहुत प्रो बांग्लादेशी था। हाँ, इंदर कुमार वो तो गुजराल प्रो इज फ्रेंड ऑफ पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेश। वो प्रो वो पाकिस्तानी भी गुजराल थे। डॉक्ट्रिन है ना, हाँ, गुजराल गुजराती भी। डॉक्ट्रिन, लेकिन वो बांग्लादेश के साथ रिश्ता सुधर नहीं सके, क्योंकि उस सरकार में कोई मेजॉरिटी नहीं था। एक मेजॉरिटी सरकार और मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, वो एक दिशा है। मुझे इसीलिए भरोसा है, और जयशंकर जैसे अभी और एनएसए दोनों मिलके बांग्लादेश में, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा, मोदी जी तो बांग्लादेश के ऊपर डेली स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर, कितना स्टेटमेंट बांग्लादेश खैर से अब आता जरूरत है। नहीं है उनको, लेकिन टाइट लिप्ड होम मिनिस्टर और एक स्माइलिंग हाई कमिश्नर हो जाएगा। नहीं देखिए, होम मिनिस्टर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ, वो तो भी इसीलिए मैंने गुजराती कहा कि है। टाइट लिप्ड होम मिनिस्टर और स्माइलिंग हाँ, हाई कमिश्नर, ये हाई बैलेंस कुछ कमिश्नर, बने। नहीं नहीं नहीं, हाई कमिश्नर जो है वो सबसे इस बार अच्छा हुआ कि नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑफ इंडिया, इनके साथ हाई कमिश्नर बांग्लादेश का अच्छा रिश्ता है। नॉट ओनली फॉर बीइंग गुजराती, लेकिन ये क्योंकि देखिए दिनेश त्रिवेदी भी एक टिपिकल जो पॉलिटिशियन, हॉक पॉलिटिशियन होता है ना, वो नेगोशिएबल वो पर्सन है बस और मिठास है बातचीत में। तो वो तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और बेस्ट थिंग दैट ही हैज ए ट्रिमेंडस सपोर्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाँ, एंड होम मिनिस्टर। वो तो ट्रस्ट जब तक इसीलिए नहीं मुझे होता तब उम्मीद तक है, उस पर काम नहीं बढ़ता, उसका एक ट्रस्ट होना चाहिए, उम्मीद ट्रस्ट। उम्मीद उम्मीद मेरा उम्मीद पे कायम है दुनिया, तो मैं भी कायम हूँ। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये हो, क्योंकि बेहतर है। दिनेश जी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं, भारत की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं कि हम लोग बेहतर रिश्ता करें, और ये उम्मीद करते हैं कि इस पर काम हो और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी पे ज्यादा हावी ना हो, मेरे ख्याल। थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत इस पर बहुत ज्ञान प्रदान किया धन्यवाद। हमारा, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसको आपने इतना गंगा की तरह से बहते हुए समझा दिया। थैंक डिफरेंट लेयर्स है। लेयर्स का। ठीक, थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू।